ये जो विस्थापितों के गांव हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सो कॉल्ड भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने घर दे दिए, अपनी खेती की ज़मीन दे दी। ये यहाँ का सीवेज सिस्टम है, ये पानी के लिए ही ये गांव विस्थापित हुआ है। देखिए इस गांव को पानी सप्लाई कैसे होती है। आम्हाला जशी शेत दिलं ते दिलं, आम्हाला काय नाही दिलं, आम्हाला जमीन पाहिजे। बाला साहब देसाई ने सब कुछ ऐसा करेगा वैसा करेगा बोल के तो गया, लेकिन किया कुछ नहीं। इसने हमको धोखा दिया, उसको हमको नहीं करेगा। अब इस बार तो हम किसी को मतदान नहीं करेगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। स्क्रीन पर आपको कोयना डैम नज़र आ रहा है। 1958 में जब इस बांध का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, तब इसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। इस मंदिर ने वो काम किया जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था। इसमें अब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली बनती है। आसपास के ज़िले जितने हैं सतारा के, वहाँ पे वेस्टर्न महाराष्ट्र के अनेक ज़िलों में इसका पानी सप्लाई होता है, खेती होता है। लेकिन जिन हज़ारों हज़ार परिवारों ने इस बांध के बनने के लिए अपनी ज़मीनें दी, अपने घर दिए, उनसे जो वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री तब जवाहरलाल नेहरू थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। उनके भी 2 टर्म्स पूरे हो चुके हैं। यहाँ जो विस्थापित लोग हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, ये किस हाल में जी रहे हैं, ये सब बताने की कोशिश हमारी इस वीडियो में रहेगी। फ़िलहाल हमारे साथ चैतन्य जी हैं जो एक समाज सेवी हैं और विस्थापित परिवारों के लिए काम करते हैं। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप की इस बातचीत में। हमें जानना चाहते हैं कि कितने कुल परिवार यहाँ पे विस्थापित किए गए थे इस बांध को बनाने के लिए, और उसमें से कितने हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है या जिन्हें अभी तक ज़मीनें नहीं मिली। कोयना धरणाच्या सुरुवातीला 102 गावातली जमीन संपादित केलेली आहे। त्यातील 98 गावांची जमीन ही कोयना धरणाच्या कामासाठी गेलेली आहे आणि 3 गावची जमीन ही कोयना धरणासाठी जे काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांच्या कॉलनीसाठी गेलेली आहे। परंतु एकूण जमीन 70,000 एकर त्यावेळी संपादित केली, परंतु पाणीसाठा 25,000 एकरवर आता चालू आहे। 105 TMCचे धरण आहे, त्यावेळेला 10,000 कुटुंबाची संख्या ही बाधितांची आहे। परंतु प्रत्यक्षात कुटुंब म्हणजे एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून होतं, परंतु तशी संख्या बघितली तर जवळजवळ कोयना धरणासाठी 25,000 लोकांची संख्या ही जमीन गेलेली आहे 70,000 एकर, आणि 3 गावांची 611 एकर ही कॉलनीसाठी संपादित झालेली आहे। ये कह रहे हैं कि कुल 102 गांवों की ज़मीन ली गई थी इस बांध को बनाने के लिए, जिसमें से 98 गांव ऐसे थे जिनकी ज़मीन इस बांध को बनाने में और इसके पीछे जो पानी रुका हुआ है उसको उसके तालाब में डूबी हुई है। और जो बाकी गांव थे वहाँ पे जो इस डैम के मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ आया, जो ऑफिसर्स आए, जो कर्मचारी आए, उनके लिए कॉलोनी बनाई गई, उनके लिए बाकी गाँवों की ज़मीन ली गई। तो कुल लगभग 70,000 एकड़ ज़मीन ली गई थी यहाँ के परिवारों से। और अभी तक के, और ये कह रहे हैं कि 10,000 कुल संख्या बताई गई थी परिवारों की, लेकिन अगर, और ये डॉक्यूमेंट्स में है जिस तरह से तब गिनती की गई थी, लेकिन अगर आप ठीक देखें तो इनके हिसाब से ये संख्या 25,000 परिवारों तक जाती है। चैतन्य जी, ये बताइए कि इन 25,000 परिवारों में से ऐसी कितने परिवारों की संख्या है जिन्हें अभी तक के या तो मुआवजा नहीं मिला है या तो उनका पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ है। 4-5 हज़ार लोग ऐसे हैं जिसका पुनर्वास अभी तक हुआ नहीं, जिसका 2-2.5 हज़ार लोग का पुनर्वास है तो आधा हुआ है, और 2-3 हज़ार का जो पुनर्वसन है उसको जमीन खेती मिल गई है। ठीक है। तो और दादा, ये लोग जिनका पुनर्वास आप बता रहे हैं कि कुल 5,000 है, उसमें से लगभग आधे ऐसे हैं जिनका पुनर्वास अभी तक के नहीं हो पाया, तो ये अभी किस हाल में रह रहे हैं? ये आपको उस टाइम जो धरण के टाइम जो कॉम्पोजिशन मिला था 1 रुपये गुंठा और 40 रुपये एकड़ में, तो उसमें जो कुछ पैसा मिला था उसने खुद खरीदी करके इधर रह रहा है और आपका जीवन दूसरों को खेती बीती करके आपका पूरा ये करता है, उधर निर्वाह करता है। मतलब उनको क्या नाम, अपना पेट भरने के लिए दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करनी पड़ रही है उन लोगों को जिनके पास में 20-20, 30-30 एकड़ ज़मीन एक ज़माने में हुआ करती। तो चैतन्य जी, ये बताइए कि जैसे भारत में पुनर्वास के लिए कानून है, तो क्या जो कानूनी हक था इन्हें नहीं मिला? मतलब वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें आप कह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ? कोयना धरण होने के बाद पुनर्वसन का कानून नहीं था,
उस टाइम पे कानून ही नहीं था। कानून नहीं था। फ्रीडम फाइटर क्रांति सिंह नाना पाटेल ने अनशन किया 89 के सातारा जिलाधिकारी कार्यालय ऊपर। उसमें 89 का 86 का पुनर्वासन कानून कोयना का लागू हुआ है। अभी तक 1999 का पुनर्वासन आदिवास चालू हुआ है, तो कोयने का 1999 का पुनर्वास लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम धरण हुआ उस टाइम कानून नहीं था। अभी पूरा डेवलपमेंट करके 1999 का पुनर्वास हुआ है, तो उसमें जो नागरिक सुविधा है, जो डेवलपमेंट करने का है और जो जमीन खेती मकान देने का है, वो उसमें पूरा लिख के दिया है, उसको कानून करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि पुनर्वास कानून उस समय था ही नहीं जब कोयना डैम का निर्माण हुआ। उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ लंबा और उसके बाद में पुनर्वास कानून आया। लेकिन ये चाहते हैं कि 1999 का जो पुनर्वास कानून है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उसके हिसाब से ज़मीन दी जाए, उसके हिसाब से सिविक एम्यूनिटीज़ दी जाएँ उन गाँवों में जिनके। तो दादा यहाँ से जो आप बता रहे हैं कि 5000 कुछ विस्थापितों की संख्या है जिनको अभी तक के न्याय नहीं मिला है, मुआवजा उनको या तो मिला है या तो आधा मिला है। जो बाकी परिवार हैं वो कहाँ गए? बाकी परिवार 7 जिलों में गए हैं, और रायगढ़ में है, सोलापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी में और पालघर हो गया है। उसमें जो राजनीति वाले लोग हैं उसने पहली मेक मार दी थी कि जिसने जो वो बाबा साहब देसाई थे उसने बोला था उस दिन, जिसकी खेती गई उसको खेती देने का, और उसका मकान गया तो मकान देने का। और एक घर का जो लोग हैं जिसमें एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, जो ऊर्जा है, बिजली है, बिजली मुफ्त मिल जाएगी, ऐसा बोल दिया था। इसलिए लोग उसने उस टाइम लोग ने खेती दे दी। फिर उसने 60 साल होने के बाद भी अभी उसका कोई जिसने जो दिया था आश्वासन उसका अभी हुआ नहीं। ये कह रहे हैं कि जब ये ज़मीन ली गई थी तब किसानों से ये कहा गया कि घर के बदले घर मिलेगा, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी, बिजली फ्री मिलेगी और एक परिवार को नौकरी। इसलिए किसानों ने तब ज़मीन दे दी। लेकिन वो वादा जैसे बाला साहब देसाई के टाइम पे हुआ था, आज 60 साल हो गए, उनकी तीसरी पीढ़ी है, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा दादा ये बताइए कि यहाँ मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप इस राज्य की, आप कह रहे हैं कि पूरा पहले जिन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हुए। जो अभी की पॉलिटिकल लीडरशिप है महाराष्ट्र की, क्या उनका ध्यान इस समस्या पे नहीं है? ये बांध अभी बिजली तो बना रहा है, पानी के लिए, सिंचाई के लिए भी मिल रहा है। जिन लोगों ने जमीन दी थी उनके बारे में अभी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है? महाराष्ट्र का जो अभी मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, उसका भी पिताजी की और उसके घर वालों की ज़मीन कोयना बांध के लिए गई है। लेकिन 2 साल हुए कोयने का उसका गवर्नमेंट आया है फिर, लेकिन उसने एक ही मीटिंग कोयने के लिए ले नहीं, और उसको कोई इशू के लिए समझ में आता है फिर उसको सोडवण्यासाठी काही प्रयत्न केलेले नाहीत। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो हाल मुख्यमंत्री, हमने पॉलिटिकल लीडरशिप पे पूछा था, महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि उनका परिवार भी इस बांध के चलते विस्थापित होके यहाँ से गया था, और वो खुद एक विस्थापित हैं। बावजूद इसके अभी 2 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की है और इनके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का कोई प्रयास उन्हें नज़र नहीं आता है। तो ये हाल है महाराष्ट्र की इस भाग्य लक्ष्मी का। जब इसका उद्घाटन हुआ था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बांध नहीं है, ये सीमेंट कंक्रीट नहीं है, ये भाग्य लक्ष्मी है महाराष्ट्र की। वेस्टर्न महाराष्ट्र को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा और इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी। तो इस इलाके की किस्मत बदली तो है, इसके साथ साथ बाकी लोगों की किस्मत भी बदली। लेकिन जिन लोगों की किस्मत को एक तरफ रख के ये बांध बनाया गया था, वो किस हाल में रह रहे हैं, अब हम आपको चल के दिखाने वाले हैं इस वीडियो में आगे। 1958 में महाराष्ट्र के सतारा में कोयना डैम का निर्माण हुआ। इस डैम के पीछे बड़ी संख्या में ज़मीनें डूबी, सतारा ज़िले की, उसके निकटवर्ती अन्य ज़िलों की, और तमाम परिवार उठ करके अलग अलग जगहों पर भेजे गए। कई परिवार नवी मुंबई का जो इलाका है, पालघर का इलाका है, उस वहाँ बसे हुए हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं, हज़ारों में जिनकी संख्या है, जिन्हें ना मुआवजा मिला, ना ही कोई ज़मीन मिली। इन्हें अपने बलबूते पे अपने गांव दोबारा बसाने पड़े। जहां उन्हें ज़मीन का छोटा टुकड़ा मिल जाता था वहां पे वो इस तरह के गांव बना लेते थे। फ़िलहाल हम मिर गांव में खड़े हैं, ये सतारा ज़िले में ही आता है। जिस तहसील में हम हैं उसी तहसील में ये बांध भी है। आप सोचिए कि ये उसी तहसील में लोग रह रहे हैं, लेकिन किस हाल में रह रहे हैं। ये उजाड़ घर हैं। हम आपको गांव के अंदर भी एक टूर कराएंगे कि ये जो विस्थापितों के गांव हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की सो कॉल्ड भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने घर दे दिए, अपनी खेती की ज़मीन दे दी,
और जब ये सब हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके भी 2 टर्म्स पूरे हो गए हैं, लेकिन जो त्याग था इन परिवारों का, उसके बदले इन्हें अब तक क्या मिला है वो अभी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सचिन कदम। अच्छा सचिन जी, जैसे ये एक मिरगांव में हम लोग आए हुए हैं, ये किन लोगों ने बसाया है? वो लोग जो अंदर थे उनको कुछ मिला नहीं, तो खुद उन्होंने इधर आके खुद के पैसे से थोड़ा सा घर में था उससे ये जगह लेके इधर रहे। उनको कुछ भी मिला नहीं है, सरकार से कुछ भी मिला नहीं है। अभी 65 ईयर्स हो गए, फिर भी अभी तक कुछ मिला नहीं। इतने दिन से वो आंदोलन कर रहे, सब कर रहे, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये आप बता, ये जो ये कंस्ट्रक्शन है ये कब किस समय पे हुआ ये है? अभी 2-3 साल हुआ है। अभी का पहले कैसे नया है। पहले सब ऐसा घर था, ये जो दिख रहा है ऐसा सब ऐसे ही रहते थे। अभी ये 2-3 साल में ऐसा इधर उधर थोड़ा सा अच्छा घर हो गया है, नहीं तो सब पूरे झोपड़ी में रहते थे अभी तक। तो ये धीरे धीरे लोग अपना बना रहे हैं। मैं अब हम आगे हो जाएंगे। प्रशांत हमें फॉलो कर लेंगे क्योंकि गिर जाएगा प्रशांत, इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे। आप देख लीजिए ये गांव विस्थापितों का कैसा है। ये नाली है, इसमें कौन सा पानी बह के कहाँ निकलता होगा, आप कल्पना कीजिए इसकी। और ये सार्वजनिक नल है, इसमें ये पानी के लिए ही ये गांव विस्थापित हुआ है। देखिए इस गांव को पानी सप्लाई कैसे होती है। ये यहाँ का सीवेज सिस्टम है, यहीं से बहते हुए सारा गांव का सीवेज बाहर जाता है। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो अब हमने आपको गांव दिखाया, हम आपको उन लोगों से भी मिलाएंगे जिन्होंने इस गांव को बसाया है और जिनकी ज़मीन अब डूब में है, जो बांध का जो कमांड एरिया जहां उसका पानी रुका हुआ है कोयना डैम का। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गोविंद थोरवड़े है। अब मेरा गांव मिरगांव, तालुका पाटन, जिला सातारा। काका, आपकी उम्र अभी क्या हो गई है? अभी 73 एज हो गया मेरा। जब आपका गांव प्रकल्प में गया, कोयना बांध में गया, तब आपकी उम्र क्या थी? कुछ 4-5 साल का होगा मैं उस टाइम। और कितनी ज़मीन थी तब आपके परिवार में? कुछ 3 के 4 एकड़ कुछ थी, हमें कुछ पता नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। आपके पिताजी के ज़माने में? पिताजी के ज़माने में। और जो कुछ मिला मुआवजा वो भी उनको ही पता, हमें कुछ पता नहीं। और यहाँ आने के पहले हम लोगों ने ज़मीन अपने खुद जो गांव वाले थे वो सब मिलके यहाँ हमारे मेहमानों की ज़मीन ले लिए ये रहने के लिए। और बाकी तो सुविधा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया हमें। तो उस टाइम पे, जैसे अभी आपको पूरा तो नहीं याद, लेकिन मैं जाना कितने रुपए एकड़ मुआवजा था तब? कुछ 30-35 रुपया कुछ एकड़ का सुनने में आया था। तो वो पैसा कहाँ गया फिर? वो पैसा कि नहीं मिला? उस टाइम कुछ मिला इतना तो पता है, लेकिन अभी उसका क्या किया वो हमारे पिताजी को ही मालूम। हाँ। उस टाइम तो हम छोटे थे। बाकी तो कुछ सुविधा तो अभी तक तो कुछ कोई भी गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो ये मिरगांव कब बसाया गया जहाँ पे अभी हम लोग हैं? एक करीब 58 या 59 में, 58-59 में हम लोग आ गए इधर में। 58 में तो जन्म पूरा हुआ ना, उसके बाद आया 69 में, 59। तो ये जो घर यहाँ पे बने हुए हैं ये आप लोगों ने खुद बनाए? ये हम लोगों ने खुद यहाँ के बनाए। जब इधर आने के बाद जब जगह ले लिया, उसके बाद मकान हम लोग हर घर में अब जो भी थे उन्होंने अपने अपने पैसे कुछ डाल के अपना घर बनाया। तो ये भी एक मिनट, काका क्या नाम है आपका? गोविंद थोरवड़े। आप भी ये मिरगांव की? मेरे गाँव के। हाँ, आप बता रहे थे कि जब डैम हुआ तब आपका गांव यहाँ पे आया? 59 पे। 59। हाँ। तो और भूकंप? 67 में। अच्छा, तो ये मतलब जो आप लोगों ने बनाया होगा बांध, वो पहला गिरा ना, 10 साल के पहले जो बनाया था वो 67 में तो सब गिरा। उसके बाद हमने नया बनाया, फिर 67 में पूरा गायब हुआ था ये कोयना घर पूरा।
मतलब पहले डैम में आपके घर गए, फिर आपने नया घर बनाया, फिर वो भूकंप में टूटा और फिर तीसरी बार बना। तीसरी बार बनाया। तो यहाँ पे काका आपके गांव में यहाँ पंचायत समिति है? है। तो आप लोगों ने आपकी जो ये पंचायत समिति है, मैं देख रहा था गांव में आपके नाली नहीं, रास्ता नहीं, नल नहीं। वो अभी 2 महीने के पहले अभी चालू किया। तो काका ये इतनी बुरी अवस्था क्यों है? सातारा मतलब शरद पवार का जिला है और आपके उदयन राजे भोसले जो का है। अभी मतलब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का जिला है। तो आपकी यशवंतराव चौहान यही के, तो आपकी इतनी बुरी अवस्था, ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते? ना, वो भूकंप उस टाइम पे बाला साहिब देसाई ने सब कुछ ऐसा करेगा वैसा करेगा बोल के तो गया, लेकिन किया कुछ नहीं। क्या बोला था बाला साहेब देसाई? अरे ये तुम्हारा घर के लिए घर, मकान के लिए मकान देगा, जमीन देगा, सब कुछ देगा, कुछ नहीं दिया, बोल के तो गया वो। अच्छा, मतलब आपने बाला साहेब देसाई के भरोसे पे हाँ। जमीन दी थी? हाँ, ना जमीन तो हम खुद ने लिया, हाँ। लेकिन उस टाइम पे दिया था, तुम्हारा ये जमीन छोड़ो, हम तुम्हारा दूसरा जमीन दे देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, खाली बोल के गया, किया कुछ नहीं। उसके बाद उसका भी पंतु भी आ गया राजकारण में, शंभूराज देसाई मतलब नातू पंतु। पंतु हाँ हाँ, पंतु मतलब नातू ही हुआ ना? हाँ हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि बाला साहब देसाई के अभी पोते, हाँ, मतलब तीसरी पीढ़ी उनकी पॉलिटिक्स में है, लेकिन उनका बाला साहब देसाई का जो वादा था कि घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन, वो पूरा नहीं दिया। तो फिर आप लोग मतलब इस बार अभी चुनाव आने वाले हैं काका, आ ही गए, हाँ, ठीक है, तो आप लोग फिर किस हिसाब से अपना वोट डालने वाले हैं, जब आप कह रहे हैं कि किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया? उसको जिसने जो कुछ नहीं दिया उसको तो हम नहीं डालेगा, जो आगे कुछ करेगा उसको देखेगा, लेकिन उसको तो नहीं, इसने हमको धोखा दिया उसको हमको नहीं करेगा। अभी 4 साल में हम इधर से मोर्चा बैठ के जमीन के लिए बैठा हूँ, 4 साल हो गया, 3 बाद तुम्हारा सब इलेक्शन चेंज हुआ, उसने भी ऐसा करेगा सब बोलता है, लेकिन ये कुछ नहीं। अब इस बार तो हम किसी को मतदान नहीं करेगा, किसी को वोट देने किसी को नहीं, जो हमारा काम करेगा उसको देगा। कोयना बांध विस्थापित अभी किस हाल में रह रहे हैं, ये जानने के लिए हम ऐसे ही एक परिवार के घर में आ गए हैं। आप घर की हालत देख रहे हैं, ये वो परिवार है जिसने महाराष्ट्र की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपनी ज़मीन, अपना घर दे दिया था। कुछ मुआवजा मिला, लेकिन जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और कौन से वो वादे थे जो अधूरे हैं, ये जानेंगे हम इस परिवार से। काकी काय नाव तुझं? मैं इनसे नाम पूछने वाला हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स। अनुसया कुशाबा कदम, आणि काकांचं? काकांचं कुशाबा धोंडीबा कदम। ये कुशाबा धोंडी कदम, ये इनका नाम है काका का, और इनके नाम पे ज़मीन थी, इन्हीं के नाम पे ज़मीन थी, और इन्हीं की जो ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र की गई थी कोयना प्रोजेक्ट्स के लिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास अभी भी हैं 60 साल पुराने। काकी कितनी ज़मीन थी आपके पास में? किती जागा होती तुमच्याकडे? जागा 30, जास्त 30 पकडली आम्ही। 30 एकड़ के आसपास, 30 एकड़ कह रहे हैं ये लोग, इनके पास ज़मीन पे थी। और आणि मोबदला किती मिळाला तुम्हाला? काही नाही, अजब काय आम्हाला जमीन मिळालेलीच नाही। आता 60 वर्षे झाली, आमची 3 पिढ्या गेल्या, आता 4थी पिढी माझी संपायची आधी, तरी गव्हर्नमेंट घेत नाही मला। काय करायचं, आमचं हे सगळं चालूच आहे। ये मैंने इनसे पूछा था कि आपको जो आपकी ज़मीन गई है उसके बदले मुआवजा कितना मिला, तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला है, और इन 60 साल हो गए हैं, इनकी 3 पीढ़ियाँ इसमें खप गई हैं, और अभी तक के ये कह रही हैं कि अभी तक हमारा यही चल रहा है। यही चल रहा है का मतलब जो यहाँ पे संगठन है, जो विस्थापितों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग इनके यहाँ आते रहते हैं, पूरे टाइम इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहते हैं, और ये इसी साइकिल में इनका जीवन। तो काकी तुमची जागा गेली, तो उसके बाद फिर आपने खाना पीना कैसे चालू है? खाना पिना हे आम्ही काय, आमच्या वडिलांची जमीन होती, त्याच्यापाशी आता हे घरदार, मी तिथं राहते वडिलांच्या घरी, आम्हाला काही मिळालेलं नाही, काही नाही। अपने मायके आएगी ये, है ना? तो ये बता रही हैं कि इनके पति की सारी ज़मीन चली गई जब डैम के अंदर, और इन्हें सरकार से कुछ मिला नहीं, तो उसके बाद ये अपने मायके आ गई हैं। फिलहाल जिस गांव में है, ये इनके पिताजी का गांव है, और वहाँ पर जो इनको ज़मीन दी गई थी, ये उस पे गुजर बसर कर रहे हैं। ये जो घर है अभी बना हुआ है, जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, ये इनके पिताजी ने इनको दिया था। और घर में कौन कौन है काकी आपके? आपके आता घरी मी मुलं आहेत, मुलगा आहे, नातू आहेत,
म्हातारे आम्ही बरीच माणसं आहे, 7 माणसं. तो फिर वो उनका खाना पीना कैसे होता? खाणं पिणं हे लोकांची मालमजुरी करायची, कामं करायची आणि मग खायचं. काय करायचं मग? आम्हाला जमीन नाही, जागा नाही, कशावर शेती करायची? ह्यांचा वाटा करा, त्यांचा वाटा करा आणि खायचं. ये कह रहे हैं कि भरा पूरा परिवार है और उनके पास में कोई साधन नहीं है, मजदूरी करके इनको घर चलाना पड़ता है और उस मजदूरी से ही अभी तक के घर चला रहे हैं। इसको देखें, उसको देखें, किसको देखें, इस तरह की। और ये नेते, डीएम, एसपी ये लोग आते हैं, इनसे कभी आपने बताने की कोशिश की कि ये मेरी जगह गई तो मेरा मुबदला किधर है? अहो, कुठं आहे आता? 60 वर्ष झाले. ह्यांनी आले देतो म्हणायचे. आता आमचं 8-9 वर्ष आमचं आता हे चालू आहे. आंदोलन. ही मुलं आमची सुद्धा मस्त कष्ट करतात. आमचे दादा सुद्धा शिकार करतात. देतो बोलते तर अजून काही नाही. ये कह रहे हैं कि नेताओं से और ऑफिसर से इनका संपर्क हुआ है, लेकिन 60 साल में कुछ हुआ नहीं है और पिछले 8-9 सालों से जो यहाँ पे आंदोलनकारी युवा हैं उनके साथ वो अपनी मांग को आगे बढ़ा रही हैं। तो फिर कहा कि अभी नई सरकार आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मतदान होने वाला है आपके यहाँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए? जो नई सरकार से आपका क्या कहना है? आम्हाला तर जमीन जागा पाहिजे. मग काय, आम्हाला जमीन पाहिजे, जागा पाहिजे, सगळं पाहिजे आमचं. आम्हाला यांनी मोबदला द्यावा. आम्ही त्याशिवाय आम्ही मागं हटणार नाही. असं आहे. आम्ही बसून जिथं आमच्या लोकांनी बोलवलं तिथं आम्ही धरण गष्टी सगळे बसणार. असं आहे. आणि मुलांना सहकार्य करणार. आमचं गव्हर्नमेंटनं आम्हाला द्यावं एवढंच आमचं म्हणणं आहे. दुसरं काही नाही. आमचं काही भांडण नाही, तक्रार नाही, काय नाही. आमच्या मोबदला आमची जमीन द्यायला काय आणलं आमची ते दिलं पाहिजे यांनी, तरच आम्ही मागं हटणार. सुद्धा आम्ही सारखं बसणार. ये कह रहे हैं कि ये नई सरकार से सिर्फ एक चीज़ चाहती हैं कि इनकी जो ज़मीन, इनकी जगह है वो इनको दे दी जाए और इनका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इनको किसी से समस्या नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जब तक कि वो इन्हें मिलेगा नहीं तब तक कि ये आंदोलन करती रहेंगी और जो यहाँ पे आंदोलनकारी और जो चळवळ जिसको कहते हैं यहाँ पे, उस मूवमेंट के साथ में ये बनी रहेंगी. काकी, आपने मोदी जी को देखा है क्या? आम्ही मोदीला फक्त TV बघतो, पण यांनी आम्हाला सगळ्यांचं गरिबाचं यांनी करून द्यावावं. आम्हाला जसे हे दिलं ते दिलं, आम्हाला काय नाही दिलं. आम्हाला जमीन पाहिजे, तुम्ही करून द्यावावे. आम्हाला गरिबाची ही दखल घ्यावावी. आम्ही जमिनी बघितल्या, पसंत केल्या, ते जमिनी हे देत नाहीत आम्हाला. मग यांनी त्या जमिनीचा 7-12 खाते उतारा दिला पाहिजे का नग? ही जमीन बघा, ती जमीन बघा. निम्या लोकांनी बघितली, निम्मी लोक अजून बघायची आहेत. तर असं माझं म्हणणं आहे की आम्ही बघितलेलं बघितल्या लोकांना 7-12 खाते उतारा द्यावा आणि ज्याला नाही अजून बघितली त्यांना पसंतीने द्यावी. सगळ्याला देणार तर आम्ही हटणार, न तर नाही हटणार. हां. इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टेलीविज़न पे देखा है और वो यही चाहती हैं उनसे भी कि जो इनकी ज़मीन ली गई थी वो इन्हें दे दी जाए. और इन्होंने कहा कि जिस तरह, और ये कह रही है कि इन्होंने ज़मीन देख रखी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो सिर्फ 7-12 जिस तरह से इनकी ज़मीन ट्रांसफ़र कोयना प्रोजेक्ट को हुई थी, बस वो एक डॉक्यूमेंट, ये जो इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो अभी बाकी है. तो एक वो कह रहे हैं कि हमको 7-12 का जो खारिज दाखिल है वो दे देना चाहिए. वो जो टाइटल है उस लैंड का वो हमारे पास आ जाए. और वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, जितने लोगों की अभी जितने लोगों को लैंड मिलना बाकी है उन सबको जब तक के नहीं मिल जाती है तब तक के वो शांत नहीं रहेंगे. तो ये वीडियो आपको बताता है, एक आइडिया देता है कि दोनों चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं. मैं काफ़ी ऑनेस्टली आपको ये बता दूं, इस रिकॉर्डिंग के दौरान भी उस तरह की टेस्टिमनीज हमारे सामने आई हैं. कोयना डैम जब बना है तब कुछ लोगों को मुआवजा मिला था, ये बात फैक्ट है, लेकिन वो मुआवजा क्या काफ़ी था? दूसरी बात ये है कि जो वादा किया गया था कि जिनका घर लिया जाएगा उन्हें घर दिया जाएगा और जिनकी किसानी ज़मीन ली जाएगी उनको उतनी ज़मीन दी जाएगी, वो वादा पूरा नहीं हुआ है. पैसे के अलावा जो पुनर्स्थापना के लिए, जो पुनर्वास के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो सिविक एम्यूनिटीज़ जुटाई जानी होती हैं, जो नए गांव बसाए जाने होते हैं, वो काम भी आज तक के इन 60 सालों में नहीं हो पाया है. हम जिस गांव में अभी बैठे हैं ये सारे विस्थापित लोगों के ही घर हैं, यहाँ पे इन्हीं का बसाया हुआ गाँव है. आपने इस वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह की सिविक एम्यूनिटीज़ हैं. तो बहुत सारे इनके मन में सवाल हैं कि इतना बड़ा त्याग जो हमने किया है महाराष्ट्र के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, उसके
उसके बदले हमें क्या मिला। और वो कोई एहसान की मांग नहीं कर रहे हैं, वो ये बस कह रहे हैं कि जो हमसे कहा गया था या जो 3 पीढ़ी पहले हमसे जो वादा किया गया था बांध बनाते वक्त, वो हमें दे दिया जाए, उससे ज़्यादा उनकी इच्छा नहीं है। प्रशांत के साथ सातारा जिले से मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।